गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शंस ऑफ डीएसएम फिफ्थ। आपने हमारी लास्ट क्लास को जो देखा होगा, जो हमने लास्ट क्लास थी वो थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ डीएसएम और कब डीएसएम पब्लिश हुआ था, और डीएसएम फोर्थ हमने लास्ट क्लास में ये इंक्लूड किया था डीएसएम फोर्थ के बारे में। आज हम नए इंक्लूड करते हैं डीएसएम फिफ्थ के बारे में कि डीएसएम फिफ्थ क्या है, इसको क्यों लाया गया, इसके पीछे रीज़न क्या था, डीएसएम फोर्थ में ऐसा क्या था कि हमें डीएसएम फिफ्थ बनाया गया। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसको हमारी वीडियो को लाइक भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो हम स्टार्ट करते हैं डीएसएम फिफ्थ। तो अगर हम डीएसएम वर्ड की फुल फॉर्म की बात करें तो हमने लास्ट क्लास में भी लिखा था डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में भी हमने डीएसएम फोर्थ जहाँ डिस्कस किया था वहाँ भी हमने ये लिखा था। ठीक है, तो डीएसएम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल होता है और ये कौन सा है, फिफ्थ एडिशन है। ये कौन सा एडिशन है, फिफ्थ एडिशन है। किसने पब्लिश किया था ये, पब्लिश्ड बाय एपीए। किसने पब्लिश किया था, एपीए। एपीए कौन है यहाँ पे, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ठीक है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन कब पब्लिश किया था, 2013 के अंदर। डीएसएम, इसका मतलब डीएसएम फिफ्थ कब आया था, 2013 में आया था। और किसने पब्लिश किया था, एपीए ने, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने। ठीक है, तो जो डीएसएम फिफ्थ है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, डीएसएम फिफ्थ प्रोवाइड करता है एक सिस्टेमेटिक एंड एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क। एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाई, किसको आइडेंटिफाई करना है, डिजीज को आइडेंटिफाई करना है, या डिजीज को हमें क्या करना है, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासीफाई द मेंटल इलनेस एंड क्लासीफाइंग मेंटल इलनेस। ठीक है, तो डीएसएम फिफ्थ क्या है, एक सिस्टमेटिक मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि पहले हम क्या कर रहे हैं कि किसी डिजीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल सीजोफ्रेनिया, तो सीजोफ्रेनिया की हम पहले सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर, पहले हम उसके कोज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर ईटियोलॉजी हम देख रहे हैं, फिर हम सिम्टम्स पे जा रहे हैं। सिम्टम्स में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर सिम्टम्स क्या है, तो मीन्स सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। एविडेंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड मीन्स जो डीएसएम फिफ्थ में जो भी कंटेंट लिखा गया है उसका एक प्रूफ होता है। प्रूफ का मीन्स कहीं ना कहीं उन्होंने एक रिसर्च किया है किसी पेशेंट के ऊपर, तब जाके उनको डेटा मिला कि हाँ यार ये डिजीज़ ऐसे होती है या इसका मैनेजमेंट ऐसे होना चाहिए। तो ये उसमें हेल्प करता है और आइडेंटिफाई करता है डिजीज़ सिम्टम्स को, उनको डिस्क्राइब करता है और क्लासीफाई करता है मेंटल इलनेस को। तो डीएसएम फिफ्थ क्या है, सिस्टमेटिक एंड एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, ये कौन सा है, सिस्टमेटिक एंड एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क होता है। ठीक, तो इसका पर्पज क्या है, डीएसएम फिफ्थ हमने जो बनाया है उसका पर्पज क्या है। सबसे पहले तो एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए, कि अगर हम कुछ बना रहे हैं, अगर हमने बुक्स लिखी हैं उसमें साइन सिम्टम सब कुछ लिखा हुआ है, तो मीन्स उसका पर्पज क्या है, एक्यूरेट हम डायग्नोस कर सकें, उसको अच्छे से हम आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट प्लानिंग, क्योंकि जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनको क्या है कि जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत प्लान करके दिया जाता है कि कब कौन सी मेडिसिन देना है, कितनी डोज में देना है, थेरेपी हमें कब स्टार्ट करना है, या अदर कुछ भी मैनेजमेंट हम कब करना है। तो इसमें क्या है कि डीएसएम फिफ्थ में ट्रीटमेंट प्लानिंग किया गया है। ठीक है, एंड कम्युनिकेशंस किसके साथ में, अदर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ में, कम्युनिकेशंस एमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स।
ठीक है, कि जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल उनको पता चले कि यार अच्छा इस बुक्स में ये लिखा हुआ है, इसमें सिस्टमेटिक स्टेप्स बाय स्टेप कंटेंट लिखा हुआ है, जिससे वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, डॉक्टर नर्स के साथ में कम्युनिकेट कर सके, जैसे नर्स को भी पता चले कि पेशेंट को क्या डिजीज़ है, कैसे होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और लास्ट में पर्पज क्या है, रिसर्च एंड एजुकेशंस इन मेंटल हेल्थ, एजुकेशन इन मेंटल हेल्थ। ठीक है, मीन्स हम जो मेंटल हेल्थ डिजीज़ है, मेंटल हेल्थ एरिया है, वहाँ पे हम रिसर्च कर सकें न्यू डिजीज़ को या न्यू सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, या जो एजुकेट कर सके किनको, जो जनरल पॉपुलेशन है या पेशेंट है या केयर गिवर है, उन सबको हम क्या कर सकें, पेशेंट हो गया, जो उसके केयर गिवर्स हो गए, जो जनरल पॉपुलेशन है, ठीक है, इन सबको हम क्या करें, एजुकेट कर सके, तो इसमें भी हेल्प करता है। तो पहला पर्पज क्या है, एक्यूरेट डायग्नोसिस। पहला है एक्यूरेट डायग्नोसिस करेंगे कि मीन्स क्या सिम्टम्स आता है, क्योंकि हमारे साइकेट्री में बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स है जिनके सिम्टम्स सेम हैं, सिम्टम्स ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कर सके, सिम्टम्स को ओवरलैप करने से प्रिवेंट करने, उनको बचाने के लिए हम क्या एक्यूरेट डायग्नोस कर सके, उसके लिए DSM-5 एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल से सीजोफ्रेनिया है, सीजोफ्रेनिया में भी बहुत सारे डिसऑर्डर अलग अलग क्लासीफाई किया हमने ICD-10 के अकॉर्डिंग, उनके सभी सिम्टम्स आपस में मिलते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि ये पैरानोइड सीजोफ्रेनिया का होगा या डिसऑर्गेनाइज का होगा। तो बहुत सारे सिम्टम्स को ओवरलैप प्रिवेंट करने के लिए हम एक्यूरेट डायग्नोस के लिए हम हेल्प लेते हैं। ट्रीटमेंट प्लानिंग, कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, क्या मेडिसिन देना है, क्या थेरेपी यूज करना है, उसके लिए हम यूज किया, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है DSM। कम्युनिकेट कर सके किसके साथ में, अपनी हेल्थ के जो डिपार्टमेंट है, जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर नर्स या अदर डिपार्टमेंट के साथ हम कम्युनिकेट कर सकें। और लास्ट में क्या है, हम जो रिसर्च कर सकें या एजुकेट कर सकें, एजुकेट किनको, पेशेंट या केयर गिवर्स या जनरल पॉपुलेशन है, उनको हम उनको हम एजुकेट कर सकें कि मेंटल इलनेस है क्या, कैसे हम उसको डायग्नोस करते हैं और कैसे उसको प्रिवेंट करना होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें क्या है पर्पज होता है, मीन्स हेल्प करता है, मीन्स ये कह सकते हैं कि बेसिक हेल्प करता है साइकेट्रिक पेशेंट को ठीक करने के अंदर। अब ये जो हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो DSM-4 है, हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो DSM-4 है उसको हमने क्या बोला था, मल्टी एक्सिस बोला था। ठीक है, उसमें कितने एक्सिस थे DSM-4 में, 5 एक्सिस थे। तो वो 5 एक्सिस अब यहाँ पे जो DSM-5 आया है, जो DSM-5 है, इसके अंदर ये 5 एक्सिस को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। अब इसके अंदर ये DSM-5 में ये मल्टी एक्सिस नहीं है, इसमें रिमूव कर दिया गया, क्योंकि इसके अंदर किस पे फोकस किया गया है, इस पे फोकस किया गया स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमने ऊपर लिखा ना सिस्टमेटिक, इसमें सिस्टमेटिक वे से हमें आइडेंटिफाई किया गया है कि कैसे पर्सन को हम आइडेंटिफाई कर सके, उसमें क्या सिम्टम्स है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं कि DSM जो 5 है उसके अंदर क्या है, मल्टी एक्सिस सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो हम ये हेडिंग लगा के लिख सकते हैं, मेजर चेंज फ्रॉम DSM-4 से जो क्या है, रिमूव्ड 5 एक्सिस सिस्टम। ठीक है, तो अब क्या है, जो DSM-5 है वो क्या है, सिंगल मीन्स नॉन एक्सियल डायग्नोस्टिक सिस्टम। क्या है ये, नॉन एक्सियल डायग्नोस्टिक सिस्टम है। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं है कि उसमें कौन कौन से एक्सिस इंक्लूड किए गए थे DSM-4 के अंदर, तो मैं एक बार आपको वापस बताता हूँ। अगर आपने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी तो आप लास्ट क्लास जाके देख सकते हो, उसमें हमने ये कंप्लीट एक्सप्लेन किया है DSM-4 को, एक्सिस सिस्टम को हम अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, सॉरी, DSM-4
इसमें कितने थे, 5 एक्सिस थे, जिसका हमने निमोनिक भी याद करने का CPMSF हमने ये बनाया था। तो जो एक्सिस फर्स्ट है उसका क्या था, क्लिनिकल कंडीशन, क्या था, क्लिनिकल कंडीशन था, ठीक है। सेकंड का क्या था, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। एक्सिस थर्ड का क्या था, मेडिकल डिसऑर्डर, मेडिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। और एक्सिस फोर में क्या था, एनवायरमेंटल और स्ट्रेस फैक्टर, एनवायरमेंटल एंड स्ट्रेस फैक्टर्स, ठीक है। और फिफ्थ में क्या था, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग। तो सी का क्या है यहाँ पे, सी का क्या है, क्लिनिकल हो गया, पी का क्या है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, एम का मेडिकल डिसऑर्डर हो गया, एस का स्ट्रेसर फैक्टर्स हो गया और एफ का हो गया फंक्शनिंग हो गया। तो ये DSM फोर्थ के अंदर था, बट अब DSM फिफ्थ के अंदर इन सभी को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, रिमूव एक्सियल सिस्टम, ठीक है। ये DSM फिफ्थ के अंदर नहीं है। DSM फिफ्थ क्या है, सिंगल नॉन एक्सियल डायग्नोस्टिक सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, DSM फोर्थ के अंदर ही एक्सिस था, अब यहाँ पे एक्सिस नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि DSM फिफ्थ, अब DSM फिफ्थ किस पे फोकस किया होगा, तो DSM फिफ्थ फोकस ऑन, फोकसेस ऑन, किस पे फोकस किया होगा, DSM फिफ्थ में जब एक्सिस नहीं है तो कैसे डायग्नोसिस करते होंगे, DSM जो है वो फोकस किया है सीवियरिटी लेवल पे, किसके ऊपर, सीवियरिटी लेवल्स, कौन से सीवियर, कि जो सिम्टम्स आते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, इसके ऊपर फोकस किया गया है DSM फिफ्थ के अंदर। और किस में फोकस किया गया है, सिम्टम स्पेक्ट्रम अप्रोच, सिम्टम्स स्पेक्ट्रम अप्रोच पे, ठीक है। पहला कौन सा है, सीवियरिटी, जो सिम्टम्स है माइल्ड मॉडरेट सीवियर में, उस सिम्टम्स अप्रोच की कौन सा सिम्टम ज़्यादा डोमिनेंसी रखता है उसके ऊपर हमने अप्रोच किया गया है, कि उसी के बेस में हम पेशेंट को डायग्नोस करेंगे कि ये कौन से डिसऑर्डर में आता है या नहीं आता है, या कौन सी प्रॉब्लम है इसको, साइकेट्रिक डिसऑर्डर उसमें क्लासीफाई किया गया, इस पर ये फोकस किया है कौन ने, DSM फिफ्थ में। और जो DSM फिफ्थ है उसने जो भी जितने भी हमारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं, जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर आर साइकेट्रिक डिसऑर्डर ऑर्गेनाइज बाय 3 लेवल, कितने लेवल पे ऑर्गेनाइज किया डिसऑर्डर को, 3 लेवल्स पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो पहला लेवल कौन सा है, चाइल्डहुड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड या ऑनसेट, ठीक है। पहला लेवल क्या है, चाइल्डहुड ऑनसेट पे, जो मीन्स साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ऑर्गेनाइज किया 3 लेवल या 3 टाइप्स के अंदर, या 3 कैटेगरी के अंदर, हम कैटेगरी वर्ड लिख सकते हैं। तो पहली कैटेगरी कौन सी है, चाइल्डहुड ऑनसेट वाली है, ठीक है। वो सेकंड कैटेगरी कौन सी है, एडल्ट डिसऑर्डर, सेकंड कौन सी है, एडल्ट डिसऑर्डर। और जो थर्ड कैटेगरी है वो किया गया है, थर्ड कैटेगरी है न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स इन एल्डरली, ठीक है। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि DSM फिफ्थ ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है हमारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर को, कितनी कैटेगरी में, 3। तो पहली कौन सी है, चाइल्डहुड ऑनसेट कैटेगरी, सेकंड कौन सा है, एडल्ट डिसऑर्डर्स, और थर्ड है न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर इन एल्डरली, मीन्स पहले बच्चों में क्या बीमारी है, एडल्ट में क्या होगी, और ओल्ड एल्डर एज में क्या बीमारी होगी, इन 3 कैटेगरी में उन्हें क्लासीफाई किया। तो अगर हम थोड़ा सा 1 बाय 1 देखें सभी को, पहला है चाइल्डहुड ऑनसेट,
पहला कौन सा है, चाइल्डहुड ऑनसेट। तो इसके अंदर जैसे पहली डिजीज है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं ASD। क्या बोलते हैं हम, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये 5th में, DSM 5th में लिखा गया है, ठीक है। तो DSM 4th में क्या नाम था, DSM 4th में इसका अलग नाम था, वो था ऑटिज्म ओनली ऑटिज्म कैटेगरी। क्या नाम था, ओनली ऑटिज्म कैटेगरी। मीन्स यहाँ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इंक्लूड किया है। ऑटिज्म कैटेगरी का मतलब क्या था कि यहाँ पे सभी डिसऑर्डर जो थे, या इसको प्रीवियस नाम, ये भी क्वेश्चंस पूछा है, प्रीवियस नॉन एज, कि ऑटिज्म से पहले हम क्या नाम जानते थे इसका, परवेसिव, इसका हमें पुराना नाम भी पूछा हुआ है, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, PDD। ये याद रखना, ये ऑटिज्म जो कैटेगरी है ये DSM 4th में है, और उसी टाइम इसको क्या बोलते थे, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, PDD कहते थे। तो इसमें ऑटिज्म कैटेगरी थी, इसमें सभी डिजीज अलग अलग इंक्लूड थे। कौन कौन से डिजीज इसमें इंक्लूड, मीन्स अलग अलग कैटेगरी में थे वो सभी, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर या एस्पर्गर डिसऑर्डर, या रेट्स डिसऑर्डर, या चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर्स। ये सभी अलग अलग कैटेगरी में थे DSM 4th के अंदर, सब अलग अलग डिजीज थी। बट DSM 5th में इनको क्या किया, DSM 5th को इन्होंने इसमें मर्ज कर दिया। किसके अंदर मर्ज कर दिया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इन सभी डिसऑर्डर को जो हमने ये अलग अलग है, इन सबको मर्ज कर दिया किसके अंदर, DSM 5th के अंदर इनको मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जिसे आपको याद रहे, नोट लगा के, all overlapping autism डिसऑर्डर नहीं, कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, डिसऑर्डर से कंफ्यूज होगा। ऑटिज्म कंडीशन वर मर्ज इनटू, किस में मर्ज कर दिया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। और ये किस में इंक्लूड किया गया है, DSM 5th के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये DSM 5th में इन सभी डिसऑर्डर को जो हमने लिखा 1 2 3 4, इन सभी को इंक्लूड कर दिया। अब एक ही डिजीज में आता है ये सब, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और इनको कैसे डायग्नोस करते हैं, अब इसमें इसके अंदर इन डिजीज को कैसे डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस सीवियरिटी लेवल, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि DSM 5th किस पे काम करता है, सीवियरिटी लेवल पे। मीन्स माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, इसके ऊपर हमने क्लासीफाई कर दिया। सभी इन डिसऑर्डर को एक ही कंडीशन में इंक्लूड कर दिया, उसको हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये हम पीछे पढ़ देते, पहला क्या पढ़ रहे थे हम इसके अंदर, यह चाइल्डहुड ऑनसेट पहले कैटेगरी पढ़ रहे थे DSM 5th, जिसमें पहले डिजीज थी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और DSM 4th में ये क्या था, ऑटिज्म कैटेगरी थी, जिसका दूसरा नाम क्या था, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। और इस ऑटिज्म या परवेसिव डेवलपमेंटल में बहुत सारी डिजीज थी, जैसे ऑटिस्टिक, एस्पर्गर डिसऑर्डर्स, रेट सिंड्रोम्स, ठीक है। ये बहुत सारी डिजीज इसमें इंक्लूड किए गए थे, या चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। तो DSM 5th में इन सभी डिजीज
डिजीज को क्या कर दिया, एक ही कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया, जिसको हम बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और अब इनका डायग्नोस किस बेस पे होता है, सीवियरिटी लेवल पे, माइल्ड मॉडरेट सीवियर कंडीशन पे होता है, ठीक है। और चाइल्डहुड डिसऑर्डर और कौन सी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ADHD, क्योंकि हम चाइल्डहुड में पढ़ रहे थे ना, तो ADHD फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हम इन सभी डिजीज़ को हम आगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आप इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओनली आज हम DSM-50 ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और इसके अलावा और कौन से चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर, ठीक है। कंडक्ट डिसऑर्डर जैसे ADHD में क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट होता है, एक्टिविटी हाई हो जाती है। कंडक्ट डिसऑर्डर में बहुत वो अग्रेसिव होता है, बहुत गुस्से वाला बच्चा होता है, ये अग्रेसिव होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट चाइल्डहुड में, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट, जिसको हम ID कहते हैं। इसका ओल्ड नेम क्या था, सॉरी, जिसका ओल्ड नेम क्या था, मेंटल रिटार्डेशंस। हम किस नाम से जानते थे इसको, मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते थे, ठीक है। बट अब न्यू नाम क्या है, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है। उसके अलावा और कौन से चाइल्डहुड डिसऑर्डर होते हैं, जैसे लर्निंग डिसऑर्डर्स। और लर्निंग डिसऑर्डर में जैसे फॉर एग्जांपल डिसलेक्सिया, ठीक है, उनको लर्निंग में दिक्कत आती है, हम ये आगे अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। और कौन सा है, एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस मीन्स बेड वेटिंग, कि यूरिन पास आउट करना कहाँ पे, बेड के ऊपर, ठीक है। ये थे हमारे कौन सी कैटेगरी के थे, चाइल्डहुड कैटेगरी के। अब दूसरी कैटेगरी हमने लिखी थी एडल्ट डिसऑर्डर्स। दूसरी कैटेगरी हमने क्या लिखी थी, एडल्ट डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से डिजीज इंक्लूड है, आप सबको पता होगा, सिजोफ्रेनिया, ठीक है। इसके अलावा डिप्रेशन, या जो भी है, बाइपोलर, एंजाइटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। ये सभी डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर आप सबको पता है। और थर्ड कैटेगरी कौन सा है, न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर। कौन सी है, न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स इन एल्डरली, कि ओल्ड एज में कौन कौन सी कैटेगरी में हमने डिजीज इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसमें है एग्जाम्पल, आप बताइए कौन कौन सी है। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, तो अपने फ्रेंड्स को जरूर भेजना, ठीक है। जिसमें पहला है जैसे डिमेंशिया, ठीक है। अब डिमेंशिया को DSM-5 में किस नाम से जानते हैं, मेजर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। मेजर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं किसको, डिमेंशिया। और डिमेंशिया में किस किस वैसे बहुत सारे टाइप की होती हैं, जैसे क्या कोज क्या है, पहला जैसे अल्जाइमर्स, ठीक है, अल्जाइमर्स डिजीज। सेकंड क्या है, वेस्कुलर, ये हम एक दिन एक अलग से पढ़ेंगे इसको, ठीक है, डिमेंशिया। तो ये याद रखना, डिमेंशिया का नया नाम क्या है, मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं एडल्ट के अंदर, डेलीरियम, ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं। या फिर इसके अलावा जैसे माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब हम
ठीक है। अब ये शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि हम जो ये कैटेगरी डिस्कस किए थे, ये कैटेगरी क्या था हमारे डीएसएम फिफ्थ की, कि डीएसएम फिफ्थ ने अब कैटेगरी वाइज डिवाइड किया। पहली कैटेगरी हमने डिस्कस की थी चाइल्डहुड, सेकंड एडल्ट, और थर्ड कैटेगरी हमने डिस्कस की थी न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस की थी। अब इसमें थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस किया है डीएसएम फोर्थ और डीएसएम में कुछ चेंजेस आया है। तो कौन कौन सी डिजीज़ को चेंजेस किया है ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि डीएस हेडिंग डालते हैं डीएसएम फिफ्थ चेंज, डीएसएम फिफ्थ चेंज। तो पहला चेंजेस ही तो क्या था, पहला चेंजेस तो ये था कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसको, पहले ऑटिज्म था, अब ऑटिज्म को चेंज किया किसमें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये चेंजेज आ गया। ये किसमें था, डीएसएम फोर्थ में था, और ये किसमें है, डीएसएम फिफ्थ में चेंज किया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी जो ओसीडी थी, ये पहले किस में थी, ओसीडी एंजाइटी में आती थी ओसीडी, बट अब ओसीडी को क्या कर दिया, सेपरेटेड फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर। डीएसएम फोर्थ के अंदर ओसीडी किस में था, एंजाइटी में था, बट डीएसएम फिफ्थ के अंदर ओसीडी को अलग कर दिया, किससे, एंजाइटी डिसऑर्डर से अलग कर दिया। ठीक है। और उसके बाद में जो पीटीएसडी था, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये पहले अलग से था, अब इसको मूव किया है, इट मीन्स ऐड कर दिया किसके अंदर, ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर में। पहले अलग था तो अब इसको किसके साथ मर्ज कर दिया है, ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर में मर्ज कर दिया, डीएसएम फिफ्थ के अंदर मर्ज कर दिया है। ठीक है। और ये इसके अलावा जो हमारे ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, फोर्थ नंबर ईटिंग, तो जो इसमें एक नया डिसऑर्डर इंक्लूड किया है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर एडेड इन ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये पहले नहीं था, अब डीएसएम फिफ्थ के अंदर ये नया डिसऑर्डर इंक्लूड किया गया है, किसके अंदर, ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर। इसके अलावा कौन सी कैटेगरी चेंज किया है, जो सब्सटेंस एब्यूज था, सब्सटेंस, पहले इसमें दो कैटेगरी ऐड किया है, सब्सटेंस एब्यूज प्लस डिपेंडेंस, इन दोनों को किस में मर्ज किया है, इनको मर्ज कर दिया है किसके अंदर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। अब हम एक ही कैटेगरी बोलते हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, हम अब एक ही कैटेगरी बोलते हैं डीएसएम फिफ्थ के अंदर। सब्सटेंस पहले कौन कौन सी अलग अलग कैटेगरी थी, सब्सटेंस एब्यूज और डिपेंडेंस। ठीक है, तो अब इनको मर्ज कर दिया है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के अंदर, और डिमेंशिया का नया नाम क्या कर दिया, मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर कर दिया गया। ठीक है, चलो ये भी लिख लो, डिमेंशिया अपडेट या रीनेम, एक मिनट, रीनेम्ड किसके अंदर, मेजर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में। अब ये जो आज हमने डिस्कस किया, ये सभी एक हमारे बीएससी के अंदर जब मेंटल हेल्थ का जो यूनिट है वहाँ भी ये क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम, और उसके अलावा यहाँ से भी कंपटीशन में नोट सेट में बहुत क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, जैसे डीएसएम की फुल फॉर्म क्या है, किसने दिया था, कब आया था, ठीक है, और ये किस पे वर्क कर रहा है, सिस्टमेटिक एविडेंस पे वर्क कर रहा है। ठीक है, ये आप याद करना, पर्पज क्या है इसके पीछे, आज हमने डिस्कस किया। फिर हमने कुछ चेंजेस लेके आया, डीएसएम फोर्थ में एक्सिस सिस्टम था, बट अब डीएसएम फिफ्थ में एक्सिस सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, डीएसएम में एक्सिस सिस्टम रिमूव कर दिया गया है, इसको सिंगल नॉन एक्सियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और जो डीएसएम फोर्थ था उसमें एक्सिस था सीपीएम, ऐसा जो हमने डिस्कस किया पहली वाली क्लास, आप जाके देख सकते हो वापस।
और DSM जो फोकस करता है वो हमारे सीवियरिटी लेवल पे जो सिम्टम्स होता है माइल्ड मॉडरेट सीवियर पे या सिम्टम्स अप्रोच पर डिस्कस पर बेस होता है ये। और DSM 5 में 3 कैटेगरी में डिसऑर्डर को डिवाइड किया गया, पहला चाइल्डहुड, सेकंड एडल्ट, थर्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर में। तो चाइल्डहुड में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये DSM 5 में वर्ड है, बट पहले DSM 4 में क्या था, ऑटिज्म कैटेगरी या परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसमें ये कुछ डिजीज़ थी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब इन सभी को एक ही डिजीज़ में इंक्लूड कर लिया जिसको हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये इसमें एक ही डिजीज़ में इंक्लूड हो गया। और फिर उसके बाद में ADHD भी चाइल्डहुड में आता है। कंडक्ट इंटेलेक्चुअल, इसका इंटेलेक्चुअल का पुराना नाम क्या था, मेंटल रिटार्डेशन था, ठीक है। लर्निंग डिसऑर्डर, एनयूरेसिस, एडल्ट में सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर एंजाइटी या बहुत अदर कुछ डिजीज़ है। कोग्निटिव में डिमेंशिया को हमने नया वर्ड यूज किया, मेजर न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर, ये याद रखना, मेजर न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर डिमेंशिया के लिए यूज किया जाता है। जो अल्जाइमर्स इसका एक टाइप होता है, वेस्कुलर, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में डिलीरियम होता है, माइल्ड न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर होता है। तो DSM 5 में क्या चेंजेस हैं, ऑटिज्म को कन्वर्ट किया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, OCD को अब किससे अलग कर दिया, एंजाइटी से अलग कर दिया, याद रखना एंजाइटी में अब OCD नहीं आता है। PTSD को किस में लेके आ गए, ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर में लेके आ गए। बिंज ईटिंग नया डिसऑर्डर इंक्लूड किया ईटिंग डिसऑर्डर में। सब्सटेंस या डिपेंडेंसी को मर्ज कर दिया सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। और डिमेंशिया को अपडेट किया, रीनेम किया है मेजर न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर्स के अंदर। आई होप आपको ये क्लास जब आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप एंजॉय करोगे और हर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज़ आप मैसेज लिखना और मैं उसका आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज़ इस जो हमारा वीडियो है प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और फ्रेंड्स को बोलना ये चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। फिर एक नए टॉपिक के साथ में हम मिलेंगे। बाय।